नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत, मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं ईरान से जुड़े एक बड़े अपडेट की। क्या है, मैदानी सजावट अमेरिका की तरफ से शुरू कर दी गई, लेकिन ईरान की ताकत भी कम नहीं है। ईरान की ताकत कितनी है, कौन कौन सी ताकत उसके पास है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा बात करने वाले हैं UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, उसमें क्या कुछ हुआ है और ईरान को किस किस का साथ मिला है और ईरान के खिलाफ कौन कौन खड़ा हुआ है। इससे पिक्चर बहुत सारी क्लियर हो जाने वाली है। तो सबसे पहले UNHRC की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि शुक्रवार वाले दिन यानी कि बीते दिन UNHRC में क्या हुआ, सबसे पहले इसी चीज़ को समझते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद हैं, सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं और इसी सवाल के साथ जाते हैं। क्या हुआ UNHRC में? बिल्कुल, देखिए दरअसल हुआ क्या है कि पश्चिमी देश जो है वो ईरान के पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अक्टूबर 2025 की, तो उस समय भी जब JCPOA का जब पूरा कार्यकाल खत्म हो रहा था, मतलब जिस तरीके से 10 साल का वो कार्यकाल था, मतलब जो हस्ताक्षर किए गए थे प्रस्ताव पर, उस प्रस्ताव के खत्म होने के बाद भी पश्चिम देश आए थे, E3 देश आया था और E3 देश ने फिर से JCPOA वाले जो प्रस्ताव थे उसको लागू करवाए थे। लेकिन अब ये जो मामला आया है, ये मामला जो है UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसमें दरअसल एक वोटिंग हुई है, एक बैठक में एक वोटिंग हुई है और ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव ये था कि दरअसल 2022 की बात हो रही थी यहाँ पर, 2022 में जो प्रदर्शन हुए थे उस मामले को लेकर के जांच की बात हो रही थी वहां पर। लेकिन अब ये जो मामला जो ताजा हम जो प्रदर्शन हुए थे उसमें लगभग 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तो इस बैठक में उसकी चर्चा शुरू हो गई और उसकी चर्चा शुरू हुई तो उस समय ईरान के पक्ष में रूस और चीन के जो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने इस पर साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि ये उनका अंतरिम मामला है, वो अपना समझेंगे। लेकिन पश्चिम देश जो है वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। पश्चिम देश बोलते हैं कि इस पर बात करना जरूरी है। 5000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, बात 2022 की भी हो रही है, लेकिन इस पर भी बैठना जरूरी है। इस पर लाया जाता है प्रस्ताव। लगभग 46 जो देश थे इस पर वोटिंग किया, लेकिन इस वोटिंग में लगभग 25 वोट जो है वो इनके विपक्ष में पड़े हैं और 7 वोट जो हैं वो ईरान के पक्ष में पड़े हैं। और ये 7 वोट में एक भारत भी शामिल है। भारत ने भी ईरान के पक्ष में वोट किया है। दरअसल हुआ क्या है कि UNHRC में वो जो बैठक हुई थी और ये ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव लाए गए थे, इसमें पश्चिम देश में नाटो देश भी शामिल था। उसमें अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाए और इसमें लगभग करीब 25 देश जो है वो वोट किए, इनके विपक्ष में वोट किए, इनके खिलाफ वोट किए और 7 देश जो है कि इनके पक्ष में किए। 14 देश इससे बचे हैं। मतलब 14 देश इस पे ना तो पक्ष में किए ना विपक्ष। अच्छा, एक बार लिस्ट बता दीजिए कि ईरान के खिलाफ किस किस ने वोट किया, वो लिस्ट आपके पास है क्या? बिल्कुल, खिलाफ दरअसल इनके जो खिलाफ में कौन कौन देश थे, तो फ्रांस थे, मैक्सिको थे, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ऐसे अन्य जो देश थे 25 देश, ये देश नाम शामिल है। अच्छा, प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में यानी कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि देखिए 4 देश जो लाए थे वो अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ये 3 देश लाए थे इनके खिलाफ और इनके खिलाफ में यही पक्ष में इन्होंने वोट किया। उसके बाद अगर हम इनके खिलाफ में कौन कौन थे, मतलब ईरान के साथ में कौन खड़ा हुआ? प्रस्ताव के खिलाफ में, प्रस्ताव के खिलाफ और ईरान के साथ। बिल्कुल, ईरान के साथ में तो पहला देश जो आता है वो है भारत, चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, इथियोपिया, वेनेजुएला और बोलिविया। तो अब देखिए इसमें वेनेजुएला शुरू से ईरान का समर्थन किया है। भारत का तो हम अभी बात करेंगे, वेनेजुएला का बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने वहां पे कार्रवाई किया, ईरान, अब वेनेजुएला वही चेहरा ठीक अमेरिका का वहां पर भी देखने को मिल रहा है, ईरान पर भी। तो वेनेजुएला का तो पक्ष इसमें वहां के एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला कौन है? ट्रंप खुद अपने आप को बता रहे पोस्ट करके इस बात को बोला था कि और यहाँ पर खेल हो गया। कहाँ अब वेनेजुएला के बाद हम अगर बात करें भारत की, तो भारत की क्योंकि भारत और ईरान की दोस्ती आप स्टार्टिंग से ही देखिए, तो वहाँ पर आप चाबहार पोर्ट वाला मामला भी अगर देख लीजिए, उसमें अभी जो बयान आया है, ईरान के जो अधिकारी बयान दिए हैं, उन्होंने भी बोला कि ईरान और भारत की दोस्ती है वो पहले से ही दोस्ती है और आज भी बरकरार रहेगी। वोट के बाद ये और मजबूत दिख रही है। अच्छा, एक चीज और है कि जो जिन्होंने वोटिंग से दूरी बनाई उसको लिस्ट में देख रहा था, तो उसमें बहुत सारे
ऐसे लोग, ऐसे देश भी है जो ब्रिक्स के सहयोगी है, मतलब ब्रिक्स का हिस्सा है, बिल्कुल। और वो वोटिंग से दूरी बना रहे हैं। कौन कौन से मुल्क है? हाँ, उसमें अगर बोला जाए तो ब्राज़ील है, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात यानी कि यूएई, UAE, हाँ। और उसके बाद कतर है, तुर्की, मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलिस्तीन। तो देखिए ये जो सारे देश हैं ना, इसमें जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, सऊदी अरब भी अभी शामिल होने वाला है, पूरी तरीके से शामिल नहीं हुआ है ब्रिक्स में। लेकिन अगर इसमें बात करें तुर्की और कतर की, तो कतर तुर्की तो अभी शामिल है नहीं इसमें। लेकिन अगर इसमें और बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका इसमें पहले ब्रिक्स में, ईरान जब नहीं शामिल हुआ था उसके पहले से। नहीं, लेकिन एक चीज़ और है कि अभी दक्षिण अफ्रीका में जो नेवल एक्सरसाइज हुई है, उसमें ईरान के शामिल होने को लेकर बड़ी तनातनी की खबरें निकलकर सामने आई थी। हैरानी की बात यह है कि देखिए, तुर्की एक तरफ ये कह रहा है कि ईरान का आंतरिक मामला, उसमें दखल नहीं देना चाहिए। किसने कहा? विदेश मंत्री ने। हालिया बयान है उनका। और वहाँ पर यूएनएचआरसी में क्या होता है? यूएनएचआरसी में जो प्रस्ताव लाया था, वहाँ पर दूरी बना ली जाती है। खेल देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो जैसे यूएई हो गया, ठीक है, या इसके अलावा तुर्की की बात कर लें, या कतर की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, ये तो सब मिडिल ईस्ट में आते हैं। ये आखिरकार क्यों नहीं अपने खुलकर अपने पत्ते रखना चाहते हैं? क्यों नहीं कहना चाह रहे? बिल्कुल इसलिए नहीं ये कहना। दबाव है एक प्रकार से, अमेरिका का दबाव, इसलिए वोट नहीं किया। बिल्कुल। नहीं तो चाहते तो वोट कर सकते थे कि नहीं, ये इंटरनल मैटर है। हाँ, लेकिन ये देखिए इसलिए ये लोग बचना चाह रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगभग 2-2.5 साल से तनाव बरकरार है और लगभग तनाव बढ़ ही रहे हैं। तो ये जो सारे देश हैं, ये लोग व्यापार से बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, युद्ध और बातचीत करना चाहते हैं, युद्ध पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। अब इनका खंगालेंगे भी तो आपको बहुत सारे इनको युद्ध से संबंधित नहीं मिलेंगे। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग अगर वोट कर देते हैं किसी भी पक्ष में, मान लीजिए प्रस्ताव के खिलाफ ही ये लोग चले जाते हैं, तो प्रस्ताव के खिलाफ चले जाते हैं, तो इसमें पश्चिम के देश और अमेरिका इनके फिर दबाव बनाते हैं, क्योंकि इनके ही जगह पर अमेरिका का एयरबेस भी है। हाँ, देखिए, अब आप देखिए बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ और उसका अमेरिका से क्या रिश्ता है, ये किसी को बहुत ज़्यादा बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। मिस्र कितना अमेरिका के दबाव में है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। या अभी हाल ही में अगर बात कर लें तो यूएई की बात कर लें या सऊदी अरब की बात कर लें, वहाँ पर ट्रंप ने दौरा किया था और उनसे कितनी प्रगाढ़ता हो गई है, ये भी किसी से छुपी नहीं हुई है। ठीक है, तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन उसने दूरी ज़रूर बना ली। देखिए, उसमें पक्ष में वोट नहीं किया, प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया, लेकिन दूरी बना ली। तो अपने आप को बचाने की यहाँ पर कोशिश है और अपना एक स्टैंड जो है लेने से बचने की कोशिश बिल्कुल। है। लेकिन जब मसूद पजेश्कियान से इनकी फोन पर बात हुई, हाँ। तुर्की की राष्ट्रपति से, तो वहां पर उन्होंने साफ तौर से और सीधे सीधे समर्थन किया ईरान का। इंटरनल मैटर बता दिया। वो एक तरीके से लिखित या फिर आधिकारिक तौर पर सामने आने के लिए तैयार नहीं, यूएन में सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब ये यूएनएचआरसी की बात तो बहुत हो गई। अब मिडिल ईस्ट में केवल वो, अच्छा, जंगी जहाज बेड़ा जो है, पहले कार्ल विल्सन को और अब अब्राहम लिंकन को भेजा गया है। जून में कार्ल विल्सन मूव कर रहा था वहाँ पर। ये अब्राहम लिंकन ही मूव नहीं कर रहा है, और भी ग्राउंड वर्क भी हो रहा है। आनंद, क्या ग्राउंड वर्क हो रहा है, क्या जानकारी निकल कर सामने आई? दरअसल देखिए, भारी सैन्य उपकरणों की आवाजाही भी देखी गई है और ये दावा हो रहा है मिडिल ईस्ट में कुछ वहाँ के जो एक तरीके से एजेंसी है, न्यूज एजेंसियाँ हैं, उनकी तरफ से ये दावे आ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में भारी सैन्य, मतलब अमेरिकी जो सेना है, वो अमेरिका वहाँ पर सेना अपना बढ़ा रहा है। दरअसल M1 और M2 फाइटिंग व्हीकल जो है कि मिस्र, कुवैत और जॉर्डन में और सीरिया समेत कई देशों में ये पहुंचाए जा रहे हैं। इसमें क्या है कि जो बहुत सारे हथियार जो हैं कि इसमें भेजे जा रहे हैं इन सभी सारे देशों में, और लगभग अमेरिकी ग्राउंड फोर्स जो है सबसे बड़ी तैनाती की एक, मतलब ये जो तैनात कर रहा है अमेरिका, ये सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा मतलब की तैनाती हो रही है। और ईरान, अमेरिका की जो सेना बढ़ रही है सबसे बड़ी, मतलब ये मतलब, हाँ, अब ये बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये बात सही है। और उसके, हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके बाद अगर बात करें F-15E की, तो फाइटर जेट की मौजूदगी भी वहाँ पर देखी गई है। एक इसी बीच सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें आई हैं जॉर्डन से, और वहाँ पर जॉर्डन में जो अमेरिकी एयरबेस है, वहाँ पर दरअसल अमेरिकी वायुसेना के F-15E के फाइटर जेट की मौजूदगी बहुत तादाद में देखी जा रही है। तो ये माना जा रहा है कुल कि जो अमेरिका जो अपना बेस है उसको मजबूत अब करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे तो आप सुने होंगे कि कतर के एयरबेस को अमेरिका खाली करा रहा है। लेकिन वहाँ से हट करके अब दूसरे जो उनके एयरबेस है मिडिल ईस्ट में, अब उसको बहुत मजबूत कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर USS
यहाँ पर अब्राहम लिंकन जो एयर कैरियर है वो पहुंच रहा है। ठीक है। तो अब इससे कुल जमा ये समझ में आ रहा है, और यहाँ पर साइबर अटैक, तो कुल समझ में आ रहा है कि ये जो वेनेजुएला में किया गया था, वेनेजुएला में कुछ ऐसे मतलब शो नहीं हुए थे कि ऐसे ऐसे बेड़ा वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे फाइटर, लेकिन अमेरिका से लगा हुआ था, यहाँ पर थोड़ी दूरी है तो यहाँ पर तैनाती और तमाम हाँ, चीज़ें ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ और है, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको कि ईरान की ताकत क्या है, क्योंकि ये तो पूरी अमेरिका अपनी फ़ौज उतार चुका है, दूर भी है, लेकिन इज़राइल भी अपने तरीक़े से काम कर रहा है। वहाँ से ख़बरें भले ही नहीं आ रही हैं, लेकिन इज़राइल ने अपने तरीक़े से काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान की ताकत बहुत ज़्यादा है, भले ही जून से थोड़ी सी ताकत कम हो गई हो, लेकिन ताकत फिर भी ज़्यादा है। क्या क्या ताकत है, इस बात को समझ लेते हैं। सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी मिसाइल पावर है, क्योंकि ईरान जानता है कि युद्ध अभी भी, जून में भी यही देखा उसने कि मिसाइल की ताकत अपनी दिखाई थी। 3,000 3,500 के आसपास उसके पास मिसाइलें उस वक्त मौजूद थी, और जब उसने इस्तेमाल की तो करीब 1,000 के आसपास, 1,000 से 1,500 मिसाइलें उसने इस्तेमाल की थी, और 2,000 का स्टॉक पाइल अभी भी उनके पास है। मतलब 2,000 मिसाइलें के आसपास है, और हर महीने आप समझ लीजिए कि 150 से 200 मिसाइलें ईरान बना रहा है। अब इसमें कौन कौन सी मिसाइलें हैं? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अभी जनवरी में ये दावा किया गया कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 10,000 किलोमीटर, यानी अमेरिका तक उसकी पहुंच है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इसका हमने सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये ईरान की ताकतें, मिसाइलों के नाम बता देता हूं आपको कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं और क्या उसकी ताकत है। तो मेन रूप से SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसमें है, और इसमें शहाब 3, गदर, इमाद, ये MRBM मिसाइल होती है जिसकी रेंज 1,300 से 2,000 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सा जगह आ जाती है, जहाँ तैनाती हो रही है ना, वहाँ पर देखिए कहाँ कौन कौन सी जगह आ जाती है। सऊदी अरब इसमें आ जाता है, इजराइल इसमें आ जाता है, UAE को ये कवर कर सकती है, ठीक है। और इसका हार्ड और लिक्विड फ्यूल वर्जन दोनों में ये काम करती है। तो एक जानकारी ये है। इसके अलावा सेजिल मिसाइल, आपको याद है वो एक हवा में तैरती हुई मिसाइल जो जून के महीने में नज़र आई थी, उसको वो नाम था सेजिल मिसाइल। उसकी भी, वो भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और 2,000 किलोमीटर तेज़ तरीके से लॉन्च होती है, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और 2026 में इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है, एक बात ये भी है। इसके अलावा खुर्रम शाह HR, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अलग टाइप की मिसाइल है, ये 4,000 किलोमीटर तक मार करती है, मल्टीपल वॉरहेड इसके ऊपर है। तो मतलब एक ही मिसाइल जाएगी और कई जगह तबाही मचाएगी, ये मल्टीपल वॉरहेड ये होता है। इसके अलावा फतह 1, फतह 2, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, मतलब इसकी स्पीड और ज़्यादा है, 1400 से 1800 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज बताई जाती है, और इसकी स्पीड जो है मैक 13 मैक 15 बताई जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ है कि एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत ये रखती है। और ईरान ये क्लेम करता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो जून के महीने में जो था उसको ये पेनिट्रेट, मतलब उसको तबाह कर सकती है, ये ईरान का दावा है। इसके अलावा जुल्फ़कर और डेस्फल, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 700 से 1,000 किलोमीटर के आसपास ये कवर कर सकती है। इसके अलावा क़ियाम 1 और क़ियाम 2 मिसाइल जो है ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 800 किलोमीटर के आसपास ये कवर करती है। क्रूज़ मिसाइलें भी हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? सोमार, होवेज और पवेह, ये लैंड अटैक करने में 1,300 से 3,000 किलोमीटर लैंड अटैक ऊंचाई पर उड़ती है, और रडार से बचने के बाद फिर सीधे लैंड अटैक करती है। तो ये रडार से बचने की ताकत इसके पास। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल इनके पास है। तो एंटी शिप जो जहाज़ी बेड़ा बढ़ रहा है, तो एंटी शिप मिसाइल इसके पास है। अबू महदी एंटी शिप है, 1,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इससे US कैरियर्स जो आगे बढ़ रहे हैं ना, उसको ख़तरा नज़र आता है। और स्टॉक पाइल हमने आपको बता दिया कि क्या है। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब अंतर महाद्वीपीय मिसाइल जो है वो 10,000 किलोमीटर वाली है, और ये US के ईस्ट कोस्ट तक पहुंच सकती है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये टेस्ट क्लेम किया गया है। दूसरे लोग इसे प्रोपेगेंडा बताएंगे, अमेरिका इसे प्रोपेगेंडा बताएगा, इजराइल इसे प्रोपेगेंडा बताएगा। ईरान कह रहा है कि हमने ये कर दिया है, हमारे पास ये ताकत है। तो ये ताकतें ईरान की जो हैं, ईरान को इस अपनी ताकत पर भरोसा है, उसको
जाहिर सी बात है कि युद्ध होगा, अगर हमला होता है तो ईरान अपने मिसाइलें निकालेगा, खर्च भी करेगा, खर्च करेगा तो उसमें कमी आएगी, स्टॉक पाइल कम हो गया है। लेकिन साथ ही ताकत किससे मिल रही है? रूस से ताकत मिल रही है, चीन से ताकत मिल रही है, और इससे एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। ये तो केवल मिसाइल की पावर बता रहे हैं हम आपको। एयर डिफेंस सिस्टम बीते दिनों जून के बाद ईरान ने अपना और मजबूत करने का काम किया है। तो ये सारी ताकतों की बात हो गई, लेकिन ज़मीनी हालात आनंद ये बता रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्दी वहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जमावट शुरू कर दी। बिल्कुल जमावट शुरू कर दी है और ईरान भी इसको लेकर के तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से मसूद पजेश्कियान की बात कर लें या फिर अब इनका जो विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची, उनका बयान अगर देख लें तो ये लोग पहले का से बयान देख लें। हाँ, ये लोग पहले से ही खामनेई भी नहीं चाहते। खामनेई का कहना है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों में जो आरोपी है उसको भी सजा तय है, वो सजा के हकदार हैं, उनको सजा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को, जो ट्रम्प चाह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई ना हो, तो एक तरीके से ईरान ने भी साफ कर दिया है कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होगी, मतलब आगे पीछे एक्शन तो लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ईरान आर्थिक रूप से झेल रहा है इस प्रदर्शन से, और आर्थिक तंगी आ चुकी है, क्योंकि लगभग 20 दिन से 25 दिन से वहाँ पे दुकानें बंद हैं, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, वहाँ पर व्यापार ठप्प पड़े हुए हैं, और इस तरीके से अमेरिका का दबाव जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन वाली एयरक्राफ्ट कैरियर देख लीजिए, या फिर जितने भी वहाँ पर दबाव बनाए जा रहे हैं, या फिर जो बाकी सारे देश हैं, यूरोपीय कंट्री हैं, या फिर नीदरलैंड का जो मैंने आपको बताया कि अपना वो एयरलाइंस बंद कर दिए हैं, तो इससे भी आवाजाही बंद होने से बहुत सारे ईरान को नुकसान सहना पड़ेगा। तो इस कारण से अब ईरान भी तय कर लिया है कि अगर युद्ध के पक्ष में नहीं, लेकिन अगर युद्ध आप करेंगे या फिर अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई भी कार्रवाई होगी तो वो युद्ध माना जाएगा। युद्ध माना जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया घेरने वाली बात। किसको घेरने वाली बात? ईरान को घेरने की कोशिश जो अमेरिका कर रहा है। अब उसमें कामयाब होगा नहीं होगा, ईरान किस तरीके से जवाब देगा, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें, एक खबर और है, और वो खबर बहुत जल्दी आपको हम बताएंगे, वो है नेटो से जुड़ी हुई। जी हाँ, नेटो में हो सकती है टूट, और बहुत जल्दी नेटो का दी एंड नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? ये खबर आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो चर्चा कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। आनंद और पुनीत दोनों को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।